हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको लाइव कर रही थी। लाइव आपका सही से नहीं चल पा रहा था तो उसमें दिक्कत हो रही थी, तो जो मुझे लाइव में आपको बताना था वो मैं अब यहाँ पे आपको बता देती हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया था, एक विद्यार्थी का क्वेश्चन था कि र के साथ ऊ का प्रयोग कैसे करते हैं। ये ही क्वेश्चन एक विद्यार्थी ने कल भी पूछा था, कल के लाइव क्लास में जब हमने किया था, तो कि र के साथ ऊ का प्रयोग नीचे क्यों नहीं करते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। हमारा एक व्यंजन है र, ये र व्यंजन के साथ जब हम ऊ का प्रयोग करते हैं तो हम नीचे इसकी मात्रा नहीं लगाते, चाहे ये छोटा हो चाहे हमारा बड़ा हो, तो इसका प्रयोग हम नीचे नहीं करते हैं। हमारे विद्वानों ने बताया कि अगर हम ऊ का प्रयोग नीचे करते थे र के, तो र वर्ण गायब सा हो जाता था, या सही से जब हम लिखते हैं तो लिखने में वो वर्ण स्पष्ट नहीं हो पाता था। तो इस वजह से विद्वानों ने कहा कि जो र है, र वर्ण के साथ हम ऊ का प्रयोग उसके आगे करेंगे। तो अलग अलग आता है, ठीक है, हम इसी चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा र वर्ण है, यानी जो हमारा र व्यंजन है, इसके साथ हम जब ऊ का प्रयोग करते हैं तो वो कुछ इस तरह से करते हैं। एक ऊ हमारा इस तरह से होता है और एक ऊ का प्रयोग इस तरह से होता है। इसमें अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम इनमें से कौन सा ऊ तो छोटा है और कौन सा ऊ बड़ा है। हमें ये जानना है कि दोनों अलग अलग हैं, एक छोटा ऊ है और एक बड़ा ऊ है, तो जानना हमें ये है कि इनमें कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ऊ है ये हमारा छोटा ऊ है और इसके साथ जो हमारा ऊ प्रयोग हुआ है ये बड़ा ऊ प्रयोग हुआ है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ और आ रहा होगा, जैसे मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट कुछ पूछते हैं कि मैम हम तो समझते थे कि ये बड़ा है क्योंकि बड़े में ये लगा होता है और इसके साथ हम इसको बड़ा समझते थे। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं आपको बता दूँ ये बड़ा नहीं होगा। ये जो बड़ा आपका ऊ होता है ये छोटा प्लस छोटा से मिलकर बनता है। एक बार ये वास्तविक रूप में आ गया और दूसरी बार ये अपनी मात्रा के रूप में आ गया, और इस तरह से इसने बड़े ऊ का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि जैसे बड़े ऊ में ये मात्रा लगी हुई है तो यहाँ पर भी ये बड़ा ऊ होगा, ये एकदम से गलत हो जाएगा। आपको याद करने का तरीका मैं कुछ दूसरे तरीके से बताती हूँ, यानी आप जो याद करेंगे वो एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे हमारा छोटा ऊ है, इस छोटे ऊ की मात्रा हम कुछ इस तरह से बनाते हैं, और ये जो हमारा बड़ा ऊ है इसकी मात्रा हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे अक्सर जो घर में बड़े भाई बहन होते हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं और जो छोटे हैं उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वर्तमान समय में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं कि जो बड़ा होता है वो अपनी मनमर्जी करता है और वो छोटे को अपनी मनमर्जी करने नहीं देता, उसे डांटता है, फटकारता है। तो यहाँ पर भी आप यही देख सकते हैं कि जो ये बड़ा ऊ है ये जब र के साथ प्रयोग होता है तो ये ठीक वैसे ही प्रयोग होता है जैसे ये मात्रा में बनता है। तो बड़े ने अपनी मनमर्जी कर ली। अब जब छोटा लगने लगता है तो छोटे का प्रयोग जो होता है, अब हम छोटे का प्रयोग ऐसे नहीं कर पाते क्योंकि ऐसे ये ऊ जो ऊ की मात्रा थी इसके साथ चिपक नहीं पाती थी, गिर सकती है, तो ये अपना रूप परिवर्तित कर लेता है। ये कैसे परिवर्तित करता है, यानी जो छोटा है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और ये अपने इस रूप को यहाँ परिवर्तित करता है इस तरह से। जब आपका शब्द में र का प्रयोग अब होगा तो आपको हमेशा याद रहेगा कि जो इस तरह से लिखा है ये बड़ा है और बड़ा अपना रूप कभी नहीं बदलता, और इस तरह से निकला है, इसमें रूप परिवर्तित हुआ है, तो छोटे बच्चे को, छोटे भाई को अपना परिवर्तन करना पड़ा है। तो जैसे मान लो हम शब्द लिखते हैं गुरु, तो गुरु में हम इस तरह से लिखते हैं तो ये हमारा छोटा ऊ प्रयोग हुआ है र के साथ, और जैसे हम शब्द लिखते हैं रूप, तो रूप में हम इस तरह से बोलते हैं तो ये हमारा बड़ा ऊ है। ठीक है, तो मैं समझती हूँ आज के बाद आपको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। हमेशा ध्यान रखिएगा, बड़े की मात्रा आप जानते हैं, जो बड़े की मात्रा होती है वैसा ही इसका प्रयोग होता है, तो ये बड़ा है और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है किसको, छोटे को, तो छोटा अपना रूप परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पता चल जाता है। इसी के साथ अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, यानी इसे हटाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन पूछा है प्रीति रॉय ने पूछा है कि मैम आपकी क्लास कैसे लें,
प्रीति, आप हमारी क्लास panacea-hindi.com पर जाकर ले सकते हैं। वहाँ पे मेरी लाइव क्लास चलती हैं, लाइव क्लास होती हैं, वीडियो क्लास होती हैं। आपको जो चाहिए, जो मेरी ऑफलाइन क्लास होती है वही सेम क्लास आपको वहाँ पर मिलेगी। मेरी वेबसाइट है panacea-hindi.com, आप उस पर जाके पूरी क्लास ले सकती हैं। 2 महीने का कोर्स है आपका। 2 महीने में आपको 40 से 45 क्लास मिलती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पूरी सामान्य हिंदी की क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। और 2 महीने के साथ साथ उन क्लासेस का एक और बेनिफिट आपको होता है कि अगर आप किसी वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। और 2 महीने का कोर्स होने के साथ साथ वो वीडियो आपके पैनल पर 6 महीने तक रहती है, यानी आप किसी भी कोर्स को 6 महीने तक वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं वेबसाइट फिर से बता देती हूँ, panacea-hindi.com। अगर आप स्पेलिंग सही से नहीं लिख पाते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप उसके माध्यम से वहाँ पर जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है प्रतीक चौधरी ने। प्रतीक चौधरी कहते हैं कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन दिया है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन दिया है ए, आ, ओ, औ। मैं आप लोगों को समझने के लिए इस क्वेश्चन को लिख देती हूँ। क्वेश्चन इसमें दिया है, उन्होंने पूछा है कि निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ है अ, ऑप्शन है बी, आ, ऑप्शन सी है ओ और ऑप्शन डी है आओ। प्रतीक, ये क्वेश्चन आपके अभी वीडियो के एग्जाम में पूछे गए हैं और सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं है, इसमें हर बार ये क्वेश्चन आया निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, और इस क्वेश्चंस को हर सेट में इसके ऑप्शंस चेंज कर दिए हैं। कुछ सेट में इसके ऑप्शन छोटा ई, बड़ा ई और ए, आई इस तरह से दिया है। तो ये आपको प्रश्न में समझा देती हूँ ये किस तरह से पूछा है। देखो, एग्जामिनर ने ये थोड़ा डीप में लिया है, यानी और बेसिक ले लिया है। इस तरह की चीज़ें आपको किसी किताब में, किसी पुस्तक में अभी देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि किताबों का अपडेट वर्जन नहीं आया है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन एक एग्जामिनर ने दिया है, जो हमारी किताबों में उतनी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका। लेकिन मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये उसने किस तरीके से पूछा है। जैसे हम जब स्वर का वर्गीकरण करते हैं, यदि आपने मेरी वर्णमाला की क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि हम स्वरों का वर्गीकरण जब कराते हैं तो मैंने वहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई है। यहाँ मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इसका आंसर जो होगा, आंसर है आपका इसमें बी। लेकिन कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि आंसर तो मैम सी और डी भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका सी और डी भी है, क्योंकि दीर्घ स्वर हम इन्हें भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने जब हमको 3 ऑप्शन दे दिए हैं, 3 ऑप्शंस में से हमें सबसे नज़दीकी ऑप्शन देखना है दीर्घ स्वर का। और सबसे नज़दीकी ऑप्शन किस तरह से मिलेगा, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, एक छोटा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ताजमहल कहाँ है। आपको ऑप्शन दे रही हूं। ऑप्शन है भारत, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन है मध्य प्रदेश। आपको पता है इसमें कि इसका आंसर क्या है, आगरा। लेकिन मैं आपसे कहूं, क्या ताजमहल उत्तर प्रदेश में नहीं है? आप कहेंगे हाँ मैम उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले आगरा है और आगरा में ताजमहल है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत में नहीं है ताजमहल, तो आप कहेंगे भारत में है, लेकिन भारत में पहले उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फिर आगरा और आगरा में ही तब ताजमहल। यानी कहने का मतलब है, अगर मैं इस प्रश्न से आगरा हटा दूं तब इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाता है, और अगर मैं उत्तर प्रदेश हटा दूं तो इसका आंसर भारत हो जाता है। इसका मतलब इसके आंसर ये तीनों ही थे, पर हमने इसमें आगरा आंसर क्यों रखा था, क्योंकि वो उसका नज़दीकी था।
उसको और जितना हम भी नीचे अंदर तक ले जा सकते हैं उतना उसका आंसर नज़दीकी हमें देना होता है। तो ठीक इस क्वेश्चन में भी वैसे ही है कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, हमें पता है यहाँ पर ये तीनों ही इसके आंसर हैं, लेकिन इसका सटीक आंसर जो है वो बी है, आ। क्यों? हमने इन दोनों को किस आधार पर अलग किया? तो यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है उत्पत्ति के आधार पर। जब उत्पत्ति के आधार पर हम इसका वर्गीकरण करते हैं स्वरों का, तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है। दो प्रकार क्या है? लघु स्वर और दीर्घ स्वर। लघु स्वर और दीर्घ स्वर। इस दीर्घ स्वर को हम मूल स्वर भी कह सकते हैं। मूल स्वर यानी जिससे स्वरों का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है। इस लघु स्वर में हमारे चार आते हैं, ए, ई, उ और री। ये चार हमारे मूल स्वर भी कहलाते हैं और ये हमारे लघु स्वर भी होते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत हमारे बाकी बचते हैं आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और औ। ये हमारे बाकी बचे। अब हम इन सबको दो भागों में और बांटते हैं, यानी ये दीर्घ स्वर हमारे दो प्रकार से और बंटते हैं। वो कौन से? मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ और संयुक्त स्वर। यहाँ पे आप देखेंगे तो मूल दीर्घ क्या है? मूल दीर्घ कौन से आते हैं? तो मूल दीर्घ ये जो हमारा अ है, इसने क्या किया था? अ प्लस अ मिलकर बनाया था एक वर्ण आ। ये हमारा एक किस में आ गया? मूल दीर्घ में आ गया। फिर जो हमारा ये ई था, इसने ई के साथ मिलके बनाया बड़ा ई, तो ये हमारा मूल दीर्घ के अंतर्गत आ गया। फिर हमारा इस ऊ ने ऊ के साथ मिलकर बनाया बड़ा ऊ, और ये भी फिर हमारा किसके अंतर्गत आ गया? मूल के। तो ये जो हमारे पहले तीन हैं, ये किसके अंतर्गत आ गए? मूल दीर्घ के अंतर्गत आ गए। इसके बाद ये जो यहाँ पर हमारा अ था, इसने ई से मेल किया। इस अ ने इस ई से मेल किया, तो इसने एक वर्ण का निर्माण किया अ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ण दूसरा वर्ण, यानी जब दो वर्ण एक साथ मिलकर किसी तीसरे वर्ण का निर्माण करते हैं तो वो संयुक्त वर्ण कहलाता है। अब वो संयुक्त वर्ण अगर कोई दो स्वर मिलकर कर रहे हैं तो वो संयुक्त स्वर कहलाता है, और अगर दो व्यंजन मिलकर कर रहे हैं तो वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा, ये जो हमारा छ बनता है, ये छ दो वर्णों से मिलकर बना होता है। यानी हम इस छ को, इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? हमारा क और ये श, षटकोण वाला श, इन दोनों वर्णों से मिलकर ये हमारा छ बनता है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी, और मैंने आपको वर्णमाला वाले पार्ट में इस चीज को पढ़ाया। तो ये हमारे किसके अंतर्गत आता है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो वैसे ही यहाँ पे अब हमारे दो अलग अलग स्वर ने मिलके बनाया, तो ये हमारा किसके अंतर्गत आ गया? संयुक्त स्वर के अंतर्गत। और ध्यान रखिएगा, ये चारों फिर हमारे उसी से बनते हैं, यानी ए आय को हमारा ए और ई मिलके बनाते हैं, आ ई मिलके बनाते हैं, और ओ औ को हमारा ए और ऊ मिलकर बनाते हैं, या आ ऊ मिलकर बनाते हैं। तो इस तरह से ये बाकी चार जो हमारे किसके अंतर्गत आ जाते हैं? संयुक्त स्वर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो अब जो ये हमारा प्रश्न था, इस प्रश्न से आपको साफ पता चल जाता है कि हमने इन दोनों को किस श्रेणी के अंतर बाहर निकाला है? संयुक्त स्वर के अंतर्गत। यहाँ पर दो तरीके से प्रश्न पूछा गया था, सिर्फ दीर्घ स्वर ही नहीं पूछा गया था, किसी किसी सेट पेपर में मूल दीर्घ स्वर भी नाम मिला था, यानी मूल दीर्घ स्वर के नाम से भी आपसे प्रश्न पूछा गया था। तो ध्यान रखिए, वो चाहे कैसे भी पूछे,
अब कुछ विद्यार्थी ने कहा कि यहाँ पर ये होना चाहिए था कि निम्न में दीर्घ स्वर नहीं है तो आंसर अ आ जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, एग्जामिनर हर बार क्वेश्चन गलत नहीं देता है। कई बार वो आपको क्वेश्चन ऐसे देता है जिससे आप चक्कर खा जाएं, आप संदेह में पड़ जाएं और आंसर गलत कर बैठे। एग्जामिनर का तो काम ही है आपको एग्जाम से बाहर करना, तो वो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, तरीके से पढ़िए, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैं हमेशा अपने विद्यार्थी को यही चीज़ बताती हूँ, जब मैं आपको हिंदी पढ़ाती हूँ तो भले ही मैं आपको 2 महीने के लिए पढ़ाती हूँ, 2 महीने लगातार आपकी क्लास चलती हैं। बहुत विद्यार्थी ये कहते हैं कि मैम इतने दिन में होगा हिंदी, 10 दिन में करा दो, 15 दिन में करा दो। देखो 10 दिन और 15 दिन में अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छा सजेशन दूंगी कि आप 200-250 रुपये की एक किताब लीजिए, और आप 10 दिन 15 दिन की भी ज़रूरत नहीं है, आपको 200-250 में काम चल जाएगा। आप आसानी से आप पढ़िए और एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि किताबें कभी भी आपको एक्सप्लेन नहीं करती, वो आपको जो लिखा है उसी को आपको पढ़ना होता है। और कई बार ऐसा होता है जो टीचर होता है वो किताबों से अलग नहीं पढ़ाता, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ नया लेके आता है, आपके दिमाग में भर देता है, या कुछ ऐसा उसके पास जादू की छड़ी होती है कि घुमाता है और आपको समझ में आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी जो टीचर होता है वो आपको उस चीज़ को समझा के बताता है, उसका मीनिंग बताता है, आपको वो रास्ता देता है कि कैसे आप इसको याद करें, कैसे आप चलें, आपको शॉर्ट ट्रिक देता है। तो इसी तरीके से यानी टीचर जो होता है वो आपकी मदद करता है, इसलिए आप टीचर का सहारा लेते हैं। तो जब आप टीचर का सहारा ले रहे हैं तो फिर आप ऐसे टीचर का सहारा लीजिए जिससे आप एक बार हिंदी पढ़ें और बार बार आपको हिंदी ना पढ़ना पड़े। चलिए हम आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सुहानी कुमारी कह रही हैं कि मैम आपकी शब्दावली बुक को कैसे पढ़ें। अच्छा सुहानी, आपने हमारी शब्दावली बुक ली है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारी शब्दावली बुक है उसमें मैंने आपको अभ्यास सेट 1, अभ्यास सेट 2 इस तरीके से करके दिया हुआ है। चलो मैं आप सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में बता देती हूँ। जैसे हमारी बुक है, मैंने ये बुक दी है शब्दावली, ये शब्दावली अलग से बनाई है। ये बुक बेसिकली आपके हर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको मैंने अपने तरीके से डिज़ाइन किया है। इसमें जो आपको चीज़ें मिलेंगी मार्केट की बुक में वो सारी चीज़ें होती हैं, बट इसको मैंने स्टूडेंट की सुविधा के अनुसार बनाया है। सबसे पहली चीज़, पिछले 15 सालों में जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे उत्तर भारत में, यानी उत्तर भारत में जहाँ भी हिंदी का पेपर होता है और हिंदी में जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन का कलेक्शन इसके अंदर दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन के रूप में नहीं, उनको एक जगह अलग से निकाल के दिया गया है। इसमें मैंने कुछ इस तरह से आपको शब्द बनाए हैं, जैसे आपका ये पर्यायवाची है। पर्यायवाची में एक सेट दिया है। अक्सर विद्यार्थी को ये प्रॉब्लम रहती है कि पर्यायवाची आपको इकट्ठे दिए होते हैं, 3, 4, 5 पेज के होते हैं, कहाँ से याद करें, कितना याद करें, कैसे याद करें, बड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है। मैंने उनको अभ्यास सेट 1, सेट 2, सेट 3 इस तरह से करके दिया है, जो मैं आपको डेली क्लास में भी कराती हूँ। डेली क्लास में मेरा टास्क रहता है, सुनती भी हूँ। इसमें कुछ मैंने नीचे थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स भी दी हैं आपको। जैसे मान लो आपका शब्द दिया है पानी, अब पानी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, उसके बाद बादल का पर्यायवाची दिया है। अब पानी के पर्यायवाची से आप बादल का पर्यायवाची याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, तो वो नीचे छोटी छोटी ट्रिक्स दी हैं। शब्दों को आप कैसे याद कर सकते हैं, पर्यायवाची याद करने में रटिए मत किसी चीज़ को, उन शब्दों को तोड़कर उनका मीनिंग समझ के, उनका अर्थ समझ के उनको सही तरीके से करिए। तो वो सारी चीज़ मैंने इसमें दी है। इसमें आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे वर्तनी शुद्धिकरण आपका दिया है, विलोम शब्द है, इसमें पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थक हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, देशज विदेशज, संकर शब्द, विशेष्य विशेषण शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द या एकार्थक शब्द, ये इस तरह से बहुत सारे शब्द जो आपकी शब्दावली है, इसीलिए इसका नाम मैंने शब्दावली लिखा है। ये इसमें सारी चीज़ों का कलेक्शन दिया है, तो आप इसको इसी तरह से पढ़िए। जैसे इसमें आपकी वर्तनी शुद्धिकरण में पहला दिया है, मेन इसमें होता है, इसमें मैंने आपको एक अभ्यास सेट बनाया है। इसमें पहले आपका शब्द लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये सारे शब्द ना शुद्ध लिखे हुए हैं। ये शुद्ध शब्द को आगे अभ्यास करना है, इसी तरह से देखकर पढ़ना है, पढ़कर इसमें आगे लिखना है।
जब ये आप इसको लिखेंगे 2, 3, 4, 5 बार इस तरह से करेंगे तो ये शब्द आपको याद हो जाते हैं आपके लिए, फिर कभी आपको वर्तनी में अशुद्धि नहीं होती। हालांकि वर्तनी शुद्धिकरण जो आपका सही होता है तो वो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय करने के बाद आपका बहुत हद तक सही हो जाता है। उसके बाद जो अगर कुछ बाकी बचता है तो वो आप डेली लिख कर, डेली पढ़कर भी याद कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ आज की क्लास में आप लोगों को इतनी ही देती हूँ। बाकी आपको अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर आप अपने प्रश्नों को डाल सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर इसी तरह से वीडियो बना के देती रहूँगी। एक सही तरीके से आप क्वेश्चन उसमें लिखिए जिस तरीके से आप मुझसे जानना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।